हेलो बच्चों। आज बच्चों हम लोग क्लास ट्वेल्थ के लेक्चर 5, आज हम लेक्चर 5 में आ गए। ठीक है बच्चों। और इससे पहले के 4 लेक्चर में हमने अभी हमारा चैप्टर 1, क्लास 12 का चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैट का चैप्टर 1 चल रहा है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी तक हमने देखो पिछले 4 लेक्चर में बच्चों हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड टॉपिक डिस्कस किए। और जैसे मैंने आपके पीछे लेक्चर्स में कहा था कि अब हमारे जो रिमेनिंग 2 टॉपिक मेजर बच गए इस चैप्टर में, वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस्ड है। ठीक है। और बच्चों अगर आपने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे, ठीक है, तो पीछे के लेक्चर्स आप देखिए, क्योंकि लेक्चर आपस में क्या करते हैं, लिंक करेंगी चीजें आपस में। ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले आपको इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड टॉपिक आने चाहिए। ठीक है। और उन लेक्चर को देखने के लिए देखो सबसे अच्छा तरीका है बच्चों कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे इस वीडियो के थ्रू आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में आपको सब लेक्चर मिल जाएंगे, पीछे के लेक्चर। ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों लेक्चर 5 हमारा ना। आज हमारा लेक्चर 5 है। और ठीक बच्चों, जब आप प्लेलिस्ट देखोगे तो एक प्लेलिस्ट क्लास 11th के टॉपिक्स की भी है उसमें। मतलब अभी क्लास 11 का एक ही टॉपिक है। तो क्लास 11 के टॉपिक भी आप देख सकते हो जो क्लास 12 के बच्चे हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत से बच्चे जेई या नीट की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, क्लास 12 के साथ साथ। तो उन बच्चों के लिए वो टॉपिक भी आपको हेल्प करेंगे। ठीक है। अभी उसमें एक ही लेक्चर है, लेकिन 1-2 दिन में और लेक्चर भी उसमें हम लोग ऐड कर देंगे। और इन फ्यूचर हम कोशिश करेंगे कि आपका जेई और नीट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्या करें, उसकी भी एक प्लेलिस्ट बनाएं और उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करें। बाकी सिलेबस तो बच्चों जेई का चाहे नीट का सब एनसीईआरटी सिलेबस है। तो थ्योरी के लिए आप ये लेक्चर देखिए और उसके लिए हम फिर अलग से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक प्लेलिस्ट बना देंगे जो जेई और नीट वाले बच्चे हैं। ठीक बच्चों, चलो आज लेक्चर 5 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और लेक्चर 5 में, ठीक है, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक बच्चों, आज हम लोग हमारे जो टॉपिक बेस्ड होंगे इसी टॉपिक पे बेस्ड हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल एक बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है क्लास 12 बोर्ड्स में। ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। मतलब अगर आप प्रीवियस 8 या 10 ईयर के पेपर्स देखोगे तो लगभग वो ऑलमोस्ट ईयर में डाइपोल में छोटे बड़े क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो, चाहे वो आपके 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3, मतलब ऑब्जेक्टिव तो 1 मार्क्स के होते हैं, 2 3 4 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक अच्छा टॉपिक माना जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो सपोज मुझे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या करना है बच्चों, फॉर्म करना है। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को फॉर्म करने के लिए मुझे क्या चाहिए। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को फॉर्म करने के लिए बच्चों हमें 2 चार्ज चाहिए। क्या चाहिए, 2 चार्ज। कंडीशन है दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है। मींस अगर पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है तो दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। मतलब दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के होना चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन है कि इनकी पोलैरिटी अपोजिट होनी चाहिए। पोलैरिटी अपोजिट का मतलब अगर एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं ये चार्ज माइनस क्यू है, तो वो चार्ज क्या होगा बच्चों, प्लस क्यू होगा। ठीक है। ठीक। फिर एक बार बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला, अगर आप एक डाइपोल फॉर्म करना चाहते हैं तो एक डाइपोल को फॉर्म करने के लिए आप 2 चार्ज लोगे। कंडीशन है उन 2 चार्ज के मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और उनकी पोलैरिटी क्या होना चाहिए, अपोजिट। मतलब एक चार्ज नेगेटिव है, दूसरा चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, एक तीसरी बात और है बच्चों कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो इस डिस्टेंस को हम न्यूमेरिकली 12 मानते हैं। इस डिस्टेंस को हम न्यूमेरिकली 12 मानते हैं। ठीक है। और ये 12 क्यों मानते हैं, आगे के टॉपिक्स में 12 मानने का रीजन आपको मिल जाएगा बच्चों। अब बात ये आती है कि भी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो इन चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या स्मॉल होनी चाहिए, क्या लार्ज होनी चाहिए। तो डिस्टेंस बच्चों स्मॉल भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है, डिपेंड करता है चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। कंडीशन ये डिस्टेंस की कि इन 2 चार्ज के बीच की डिस्टेंस इतनी होनी चाहिए कि इन दोनों के बीच में क्या लगनी चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए। जैसे आप जानते हो बच्चों, अपोजिट चार्ज के बीच में क्या लगती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कंडीशन है कि डिस्टेंस इतनी होनी चाहिए कि इनके बीच में क्या होनी चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगनी चाहिए।
अगर मान लीजिए मैंने इनको दूर रख दिया, है ना, डिस्टेंस को मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया और इनको दूर कर दिया, और मान लीजिए दूर करने से इनके बीच की फोर्स बहुत वीक हो गई, मतलब नेग्लिजिबल फोर्स हो गई, ठीक है। वैसे तो फोर्स इन्फिनिटी पर जाकर जीरो होती है बच्चों, देखते ना, अब हमने पीछे पढ़ा था कि फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है, और फोर्स अब कब जीरो होगी, जब डिस्टेंस इन्फिनिटी होगी, ठीक है। तो एक्चुअली दो फोर्स कहां जाकर जीरो होगी, इन्फिनिटी पे जाकर जीरो होगी। तो हम इन्फिनिटी की बात नहीं करें, हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम दो चार्ज की डिस्टेंस को अगर बढ़ाते रहे और बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाने पर इनकी बीच की जो फोर्स है वो बहुत वीक हो जाए या नेग्लिजिबल हो जाए, तो फिर ये डायपोल नहीं रहेगा बच्चों, ये डायपोल नहीं रहेगा। तो कंडीशन है कि डिस्टेंस इतनी होनी चाहिए कि इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ज्यादा भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है, लेकिन बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो डिस्टेंस, ठीक है, मे स्मॉल मे लार्ज, कंडीशन ये कि इनके बीच में क्या लगनी चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए चार्ज मैग्नीट्यूड में कम है बच्चों, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो इनको पास रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप छोटे चार्ज को बहुत दूर रख दोगे तो एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है, या फोर्स बहुत वीक हो जाएगी, ठीक है। तो अगर दो छोटे चार्ज है, मैग्नीट्यूड में कम है तो डिस्टेंस स्मॉल होनी चाहिए। और मान लो अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो आप थोड़ा दूर में भी रख दोगे तो भी इनके बीच में फोर्स लग जाएगी, कि बड़े चार्ज एक दूसरे पे ज्यादा फोर्स लगाते हैं। तो डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, तो मे लार्ज मे स्मॉल, तो डिस्टेंस की कंडीशन है कि डिस्टेंस इतनी होनी चाहिए कि इनके बीच में क्या लगनी चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एक बार मैं प्रॉपर में बोल दे रहा हूं बच्चों, और देखो हम प्रिकॉशनली इस डिस्टेंस को स्मॉल ही लेते हैं। अगर आप इस डिस्टेंस को स्मॉल बोलोगे, जैसे डेफिनेशन वगैरह में बुक्स में डिस्टेंस को स्मॉल बोलेंगे, देखो अगर डिस्टेंस स्मॉल होगी तो चार्ज चाहे स्मॉल हो चाहे चार्ज लार्ज हो तो फोर्स लगी जाएगी, तो हम इस डिस्टेंस को फिर स्मॉल ही बोलेंगे। तो मैं एक बार प्रॉपर इसकी डेफिनेशन बोल देता हूं बच्चों। तो क्या बोलते हैं कि इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज मतलब मैं डायपोल को कोट कर रहा हूं, तो कहते हैं इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल, इक्वल किसमें, मैग्नीट्यूड में, इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट किसमें, पोलैरिटी में, ठीक है। फिर एक बात, अगर हम इक्वल बोल रहे हैं तो मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए, और मैं अपोजिट बोल रहा हूं तो पोलैरिटी को अपोजिट बोल रहा हूं। तो एक बार दोबारा बोल रहा हूं बच्चों, क्या बोला मैंने कि इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल की बोल रहे हैं, देखो दो पोल हो गए, एक पॉजिटिव पोल, एक क्या हो गया, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल हो गया, तो दैट्स व्हाई नोन एज डाइपोल। ठीक बच्चों, चलो इसको हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा सा किनारे कर देते हैं डेफिनेशन के लिए बच्चों, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों, चलो इसको मैं रब कर देता हूं। तो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की, कोई आपसे बोले डेफिनेशन बता दीजिए, तो बोलते हैं इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट क्यों बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि आप इसको फॉर्म कर सकते हो। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल, जब हम इक्वल बोल रहे हैं तो इक्वल का मतलब किसको इक्वल बोल रहे हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड, मैं ब्रैकेट में आगे से लिख दे रहा हूं कि इक्वल का मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड। तो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट मतलब पोलैरिटी में अपोजिट बच्चों, अपोजिट क्या होगी, इनकी पोलैरिटी अपोजिट होगी, मींस एक पॉजिटिव तो एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बोलते हैं इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, चार्जेस separated by some small distance, separated by some small distance, ठीक बच्चों। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मैंने पढ़ दे रहा जो मैंने लिखा है। तो क्या बोलते हैं, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस ले लीजिए बच्चों, अगर डिस्टेंस स्मॉल बोल रहे हो तो फिर चाहे चार्ज लार्ज हो चाहे चार्ज स्मॉल हो, फिर फोर्स आपकी लगी जाएगी, ठीक है ना। और फोर्स किस नेचर की होगी, अट्रैक्टिव नेचर की होगी।
ठीक है, तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक डायपोल को क्या कर सकते हो बच्चों, डिफाइन कर सकते हो। चलो मैं कुछ सेकंड ठीक है होल्ड कर रहा हूँ बच्चों, आप चाहो तो इसको नोट कर लो या वही स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आता है बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल पे बेस्ड नेक्स्ट टॉपिक। अब आता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। अब आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मतलब आप इसको पूरा पढ़ो तो क्या पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है ना, अगर हम इसको पूरा पढ़े हेडिंग को तो क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक, वो अंडरस्टूड है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोल रहे हैं तो वो एक इलेक्ट्रिक डायपोल का ही होता है बच्चों। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं और क्या इसकी डायरेक्शन वगैरह होती है, तो इन बात को समझते हैं बच्चों। तो अगेन मैं जो मैंने पीछे डायग्राम बनाया था, मैं उसी डायग्राम को बच्चों वैसे ही डायग्राम दोबारा बना देता हूं। तो सपोज मान लीजिए मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसमें दो चार्ज है, एक चार्ज है माइनस क्यू और एक चार्ज है आपका क्या, प्लस क्यू। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 12। ये डिस्टेंस 12 क्यों मान रहे हैं बच्चों, अभी हम लोग जब एक्सप्रेशंस करेंगे तो इस 12 के मानने का रीजन आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे कोई बच्चा इसको एल भी लिख देगा तो लॉजिकली कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस है तो उसको आप एल भी ले सकते हो। तो डिस्टेंस को 12 क्यों लिख रहे हैं, तो आगे हम कुछ एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे इसके आगे, तो एक्सप्रेशंस के कन्वीनियंस के लिए 12 मान रहे बच्चे। ठीक है, और बुक्स वगैरह में 12 मानते हैं। ठीक है, तो जो बुक्स में टर्मिनोलॉजी चल रही है वही आप भी फॉलो करिए। ठीक है, तो सुनिए, हाँ तो समझिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं। तो कहते हैं अगर आप किसी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, इन दो चार्ज में से किसी एक का मैग्नीट्यूड चाहिए। देखो दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम है, अगर ये 1 कूलम है तो वो भी 1 कूलम है, अगर ये 2 कूलम है तो वो भी क्या है, 2 कूलम है। तो किसी का भी मैग्नीट्यूड ले लीजिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए और चार्ज के बीच की क्या चाहिए, डिस्टेंस, जो हमने कितनी मानी है, 12। तो अगर आप चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मिल जाएगा। तो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं बच्चों, समझना एक बार डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं, क्या बोलते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, मतलब कोई भी एक चार्ज ले लिए, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस। तो ये चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। फिर अब जैसे पूछा जाता है कि भाई क्या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट स्केलर क्वांटिटी के वेक्टर क्वांटिटी, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, जैसे आप देखना प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो उसमें एक बार क्वेश्चन ही पूछा गया है कि बताइए कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर, क्या वेक्टर क्वांटिटी और उसकी डायरेक्शन बताइए, अगर वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन बताइए। तो कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों, और इसकी डायरेक्शन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दी क्या होती है, चार्जेस होती है, एंड इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, और इसको पी साइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को पी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, और ये होता है अलोंग द एक्सिस, इसे डायपोल की एक्सिस कहते हैं बच्चों, है ना, वो लाइन ज्वाइनिंग जो नेगेटिव और पॉजिटिव को ज्वाइन कर रही है इसे डायपोल की एक्सिस कहते हैं। तो डायपोल मोमेंट अलोंग द एक्सिस ऑफ डायपोल होते हैं और फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसकी डायरेक्शन वगैरह बच्चों ध्यान देना, आगे के हम टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे आगे हम पढ़ेंगे स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वगैरह, आगे के टॉपिक्स आएंगे तो उसमें फिर डायरेक्शन मैटर करेगी बच्चों, तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलो मैं इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं बच्चों। ठीक है, और ये बात ध्यान करना, वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, इसका ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो चलिए, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, तो क्या बोलते हैं कि इट इज डिफाइंड as the product of either charge, इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लीजिए, डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक बच्चों, है ना, और वेक्टर वाली बात आप याद रखना। ठीक है, चलो मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, इसमें एक पॉइंट लिख देता हूं अलग से, ये ध्यान करना, नोट करके लिख सकते हो, लिख देते हैं। चलिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है
मैं इसके भी मैथमेटिकल फॉर्मूला भी लिख दूंगा बच्चों। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड it is a vector quantity and its direction, it is a vector quantity and its direction is from negative to positive charge, negative to positive charge along, ये भी लिखना है बच्चों, along the axis of the along the axis of the dipole। ठीक बच्चों, मतलब डायरेक्शन along the axis नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ठीक, तो ऐसे कह सकते हैं कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, से आपने डायग्राम में दिखा रखा है, और अलोंग दी क्या होगी, एक्सिस होगी। अच्छा, बात आती है कि भाई इसको पहले न्यूमेरिकली लिख देते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि डायपोल मोमेंट को हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकली आप इसे क्या लिखोगे बच्चों, पी, और किसके बराबर होगा, क्यू इंटू 2l, और वेक्टर एल पे लगाओगे बच्चों, क्यू तो स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं बच्चों। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन बोला कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, को हमने कितना माना है, 2l। ठीक है, और इधर हम पी पर वेक्टर लगा रहे हैं, इधर किस पे वेक्टर लगा रहे हैं, क्यू पर वेक्टर, सॉरी एल पे वेक्टर लगा रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस की वेक्टर फॉर्म को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो। और इसकी बोले एसआई यूनिट बता दीजिए, एसआई यूनिट बता दीजिए। तो बड़ा सिंपल सी बात है, इसकी यूनिट क्या होगी, तो देखिए चार्ज इज इन कूलम एंड डिस्टेंस इज इन मीटर, तो कूलम इनटू मीटर, कूलम इनटू मीटर। मैं बच्चों ऐसे नहीं लिख रहा हूं बच्चों, ऐसे लिखूंगा तो बहुत से बच्चे सेंटीमीटर समझ लेंगे, तो ये सेंटीमीटर नहीं है बच्चों, कूलम इनटू लिखा है इसलिए मैंने, है ना, मीटर। ठीक है, समझ रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में आगे जितने भी एक्सप्रेशन हम पढ़ेंगे इसकी बात आएगी बच्चों। हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के जितने भी आप एक्सप्रेशंस पढ़ोगे, वो एक्सप्रेशन लास्ट में किसके टर्म में आएंगे, पी के टर्म में ही आएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये बात होगी किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। ठीक है बच्चों, चलो मैं कुछ सेकंड अगेन होल्ड कर रहा हूँ स्क्रीन को, और आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो। सबसे ज्यादा तरीका होता है स्क्रीन पॉज, है ना, स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में, आगे के टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पे बेस कुछ एक्सप्रेशंस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे बेस 4 एक्सप्रेशंस होते हैं बच्चों। वो 4 एक्सप्रेशंस क्या क्या हैं, तो मैं पहले बता दे रहा हूँ क्या क्या हम लोग करेंगे। तो आगे जो रिमेनिंग टॉपिक है डाइपोल बेस, तो हम पहले क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पे क्या निकालेंगे, मतलब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले उसकी एक्सियल लाइन पे निकालेंगे, फिर उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे क्या निकालेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। फिर उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, एक डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। तो जब किसी डाइपोल को आप यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करोगे तो यूनिफॉर्म फील्ड उस पर क्या लगाएगा, टॉर्क लगाएगा। तो फिर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, टॉर्क इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आगे एक टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल पे बेस, हम फिर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करके क्या निकालेंगे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। और जब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो उसमें उसके अंदर एक टॉपिक आएगा स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अभी हमारे इतने टॉपिक और हैं बच्चों, किस पे बेस, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो एक बात सुनना बच्चों, देखो चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल चार्ज का निकालो, चाहे 2 चार्ज का निकालो, 3 का निकालो, 10 का निकालो, 50 का निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज एट क्या होता है, पॉइंट होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2 चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के, हम जब बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का फील्ड निकाल रहे हैं, तो मतलब आप 2 चार्ज का नेट फील्ड निकाल रहे हैं। और चाहे आप 1 चार्ज का फील्ड निकालो, चाहे 2 का नेट फील्ड निकालो, एट अ पॉइंट निकालते हैं। तो आपने ये बताना होगा कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे निकाल रहे हो। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम, हमारे सिलेबस में 2 हैं, हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी एक्सियल लाइन पे निकालेंगे, फिर उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले बात करते हैं एक्सियल लाइन वाला। और इसमें स्टेप बहुत आसान है बच्चों, इसको आप एज ए न्यूमेरिकल जैसे ट्रीट करिएगा। आगे हम न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कर रहे हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड, एक छोटा सा एक्सप्रेशन है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन का मतलब ये डायग्राम में समझ लेंगे, ऑन दी, सॉरी बच्चों, ऑन दी एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो हम एक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे, कहां निकाल रहे बच्चों, उसकी एक्सियल लाइन पर निकाल रहे। बाकी एक्सियल लाइन का क्या मतलब है, अभी हम लोग इसको डायग्राम से इस बात को क्लियर कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए डायग्राम बेस्ड टॉपिक है, तो पहले डायग्राम समझना बच्चों। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों एक इलेक्ट्रिक डाइपोल अज्यूम कर लेंगे, और जैसे आप जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज हम अज्यूम करेंगे, वन इज माइनस क्यू, अदर इज प्लस क्यू, ठीक ना। और इन दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस तो क्या लेंगे बच्चों, 12। ठीक है, और ये कुछ चीजें अंडरस्टूड है बच्चों, जब हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल की चार्ज के बीच के डिस्टेंस को फिर आपने लेट नहीं करना है, वो अंडरस्टूड है कि 12 ही है। हर बुक में आपको डिस्टेंस 12 ही मार्क मिलेगी, और इस टॉपिक में आप समझ भी जाओगे डिस्टेंस को 12 मानने के पीछे रीजन क्या है। एक कन्वीनियंस के लिए डिस्टेंस को 12 मान रहे हैं, वो कन्वीनियंस का मतलब ये आप समझ जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया बच्चों, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल अज्यूम किया जिसमें दो चार्ज लिए, माइनस क्यू प्लस क्यू, और इनके बीच के डिस्टेंस कितने ले लिए, 12। अब हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और कहां निकालना है बच्चों, क्या लिख रहे हैं हम लोग, एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन क्या होती है, पहले समझिए एक्सिस क्या होती है, फिर एक्सियल लाइन क्या होती है। तो जैसे मैंने पीछे भी अभी बोला, पीछे के टॉपिक में, कि वो लाइन जिस लाइन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं बच्चों, इस लाइन को डाइपोल की एक्सिस कहते हैं। क्या बोलते हैं इस लाइन को, डाइपोल की एक्सिस। और अगर हम इसी लाइन को क्या कर दें, प्रोड्यूस कर दें, अब प्रोड्यूस आप इसके राइट में भी कर सकते हो, प्रोड्यूस इसके लेफ्ट में भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, जहां आपको कन्वीनियंट लगे उस साइड प्रोड्यूस कर लीजिएगा। तो अगर इसी लाइन को मैं प्रोड्यूस कर दूं किधर भी साइड, इधर इधर जैसे भी चाहो आप, तो उसी लाइन को क्या बोल देंगे, एक्सियल लाइन। तो चलिए मैं इस लाइन को अपने कन्वीनियंस को देखते हुए मैं राइट में प्रोड्यूस कर ले रहा हूं बच्चों। तो अगर मैं इस लाइन को क्या कर दूं, प्रोड्यूस कर दूं, राइट या लेफ्ट कहीं पर ही प्रोड्यूस कर दीजिएगा, आपकी चॉइस है, मैंने राइट में प्रोड्यूस कर दिया। तो नाउ दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। तो लाइन अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल इज नोन एज एक्सियल लाइन। ठीक बच्चों, तो अब तो हमें क्या करना है, इसकी एक्सियल लाइन पे क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। और जैसे मैंने आपसे पीछे कहा कि चाहे देखो आप एक चार्ज का फील्ड निकालो, दो चार्ज का फील्ड निकालो, फील्ड एट अ पॉइंट होता है। तो हमने क्या करना है, इस एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट अज्यूम करना है, और इन दो चार्ज का उस पॉइंट पे क्या निकालना है, नेट फील्ड। मतलब आप जिस, ऐसे बोल लो, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हो बच्चों, वो पॉइंट इस डाइपोल की एक्सियल लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं एक पॉइंट मार्क कर लेता हूं, कहीं पर ही मान लेते हैं, एक पी पॉइंट है मान लीजिए, है ना, इस एक्सियल लाइन पर एक पी पॉइंट है, और आप इसे, मैंने राइट में माना, आप इसे लेफ्ट में मान सकते हो। ठीक है, मैंने अभी फिलहाल राइट में माना है। अच्छा, इस पॉइंट की डिस्टेंस कहां से लोगे बच्चों, डाइपोल के सेंटर से। देखो आप पॉइंट कहीं भी मानो बच्चों, चाहे अभी हम इसके बाद इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, आप इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड निकाल लो, एक्सियल पे निकालो, पॉइंट के डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर करनी है, डाइपोल के सेंटर से। तो मैं मान लेता हूं ये जो पी पॉइंट है, जो एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है, वो इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है बच्चों, आर डिस्टेंस पर है। ठीक है ना, आर या एक्स जो भी मानना चाहो, जो आपको ठीक लगता है, चलो मैंने आर मान लिया। ठीक है, तो ये पॉइंट है जो एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है, जिस पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालना है, और इस डाइपोल के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे लाई कर रहा है बच्चों, ये आर डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। अच्छा, मतलब मैं इसको डाइपोल का सेंटर, इस पॉइंट को डाइपोल का सेंटर ऐसा मान लेता हूं। ठीक है, तो देखो, तो अगर ये सेंटर है तो इस डाइपोल की लेंथ को हम ब्रेक कर सकते हैं बच्चों, एल, और ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी, एल। ठीक बच्चों, तो 12 मानने के पीछे क्या रीजन था, तो आप एक रीजन ये भी कह सकते हो बच्चों, देखो ना,
अगर मैंने डायपोल की लेंथ को एल माना होता, मैं मान सकते हो लॉजिकली, आपको गलत नहीं बोलेगा डायपोल की लेंथ को एल मानने में। अगर हमने इस लेंथ को एल माना होता तो यहां पर अब हम ब्रेक करते तो L/2 और L/2 आता। तो फ्रैक्शन से ऐसे बोल सकते हो कि फ्रैक्शन से बचने के लिए हमने इसको क्या मान लिया 2L, कि जब 2L को ब्रेक करे तो L और L आ जाए। ठीक है, बाकी फ्रैक्शन में भी लिख लोगे लास्ट में एक्सप्रेशन L मान के भी वही आएगा जो 2L मान के आएगा, लेकिन वही है। ठीक है, तो कन्वीनियंस के लिए L/2 से बचने के लिए हमने 2L लेंथ को 2L माना, तो ब्रेक करके L और L हो गया। ठीक बच्चों, अच्छा अब ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो पहले आपने इतना करना है बच्चों, फिर एक बार समझ लो क्या करना है। पहले एक डायपोल अज्यूम करना है, ठीक है ना, और उसके एक्सेस को क्या करना है, प्रोड्यूस कर लेना है। उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, एक्सियल लाइन। फिर उस लाइन पर एक पॉइंट अज्यूम करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट विच इज लाइन ऑन द एक्सियल लाइन पे कैलकुलेट करना है। तो हमने इस एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट अज्यूम करना है, और पॉइंट की डिस्टेंस कहां से मार्क करनी है, डायपोल के सेंटर से। तो मैंने उस डिस्टेंस को आर मान लिया, और क्योंकि मैंने अगर मान लो कि ये मान लो डायपोल का सेंटर है, तो इस लेंथ को मैंने ब्रेक करके एल और एल लिख दिया। इस एल का यूज है इसलिए मैंने एल और एल लिखा है। ठीक बच्चों, तो स्टार्टिंग में आपने ये करना है, ठीक है ना, मैं थोड़ा लेटेड लिख दूंगा अभी थोड़ा सा। अच्छा, अब एक आप इसे एज अ न्यूमेरिकल ट्रीट करो बच्चों, ऐसा न्यूमेरिकल ट्रीट करो। ठीक है, क्या करेंगे देखो बच्चों, ध्यान देना। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन के बारे में हमने कहां पढ़ा, इससे पहले लेक्चर 4 में हमने क्या डिस्कस किया था बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डिफरेंट प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। तो उसमें हमने सीखा था कि पॉजिटिव का चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज होता है ना, और नेगेटिव चार्ज का फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होता है। ठीक है, तो ये बातें हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक, तो मैंने कहा आप इसे एज न्यूमेरिकल ट्रीट करो बच्चों। आपने करना क्या है, देखो बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, पहले नेगेटिव चार्ज का फील्ड निकालना है पी पॉइंट पर, जैसे आप मैं E1 मान लूंगा। फिर आपने क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड निकालना है पी पॉइंट पर, इसे आप E2 मान लोगे। ठीक है, हम E2 मान लेंगे। और फिर इन दो फील्ड का लास्ट में क्या निकालना है, नेट निकालना है। ठीक है, तो जैसे आप स्टेप यहां करोगे, आगे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, तो ऐसे स्टेप आप न्यूमेरिकल्स में भी करोगे। तो आप इसे एज अ न्यूमेरिकल ट्रीट करो। ठीक है, चलो स्टार्टिंग में मैं कुछ लेट लिख दे रहा हूं बच्चों। ठीक है, हर डायरेक्शन में थोड़ा बहुत लेट लिखना चाहिए कि आप क्या अज्यूम करके चल रहे हो बच्चों। ठीक है, तो चलिए मैं तो स्टार्टिंग में लेट लिख देता हूं कि हमने क्या क्या अज्यूम किया था, उस बात को लिख देते हैं बच्चों। तो मैं एक बार बोल दे रहा हूं, लेट से पहले आपने क्या क्या लेट करना है। देखो लेट में बच्चों आपने ये नहीं बोलना है कि डायपोल में दो चार्ज हैं और डिस्टेंस 2L है, ये अंडरस्टूड है। आप डायपोल बोल रहे हो तो दो चार्ज और डिस्टेंस 2L भी अंडरस्टूड होता है। आपने बस लेट में इतना लिखना है कि आपने एक पी पॉइंट माना है जो इस डायपोल की एक्सियल लाइन पे क्या कर रहा है, लाई कर रहे हैं, और सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर। आपने हमेशा ये बताना है कि पॉइंट कहां है और उसकी डिस्टेंस आपने कहां से अज्यूम की है। ठीक है, तो चलिए मैं इस बात को लिख देता हूं। तो क्या बोलते हैं, लेट अस कंसीडर a point P, let us consider a point P on the axial line of an electric dipole, on the axial line of an electric dipole at a distance r from its center। ठीक बच्चों, तो आपने इनिशियली इतना लेट करना है, समझ गए बच्चों। ठीक है, तो हमने मान लिया कि हमने एक पी पॉइंट माना है जो इस इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल लाइन पे लाई कर रहे हैं, और सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। ठीक बच्चों, अब समझ। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि क्या करना है, फिर आप इसे एज अ न्यूमेरिकल जैसा ट्रीट करके चलो। क्या करोगे, पहले नेगेटिव चार्ज का फील्ड लिखोगे, फिर किसका फील्ड लिखोगे, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड निकालोगे पी पॉइंट पर, और दो फील्ड का डायरेक्शन देख के नेट निकाल लेंगे। अच्छा, आपको याद होगा बच्चों, मैं एक बार आपको याद दिला दे रहा हूँ। ठीक है, हमने पीछे के लेक्चर्स में आप देखना जाकर, जिन बच्चों ने पीछे लेक्चर नहीं दिए तो लेक्चर को देखो बच्चों। तो मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि हमें नेगेटिव चार्ज का फील्ड निकालना है पी पॉइंट पर। तो आप जानते हो बच्चों, किसी भी चार्ज का, जैसे मान लो क्यू चार्ज है, मैं आपको, हमने पीछे एक डायरेक्शन किया था बच्चों पीछे के लेक्चर्स में। ठीक है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी चार्ज का किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों। जैसे मान लो क्यू चार्ज है, मैं फॉर्मूला आपको याद दिलाने के लिए बोल रहा हूं। जैसे मान लो क्यू चार्ज है, और मुझे इस क्यू चार्ज का एक पॉइंट है पी। ठीक है, इस क्यू चार्ज से सर्टेन डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, कितने डिस्टेंस पर है बच्चों, आर डिस्टेंस पर। और मुझे इस क्यू चार्ज का पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखना है। अभी डायरेक्शन की बात नहीं करें, डायरेक्शन की बात अभी डिस्कस करेंगे आगे।
तो मुझे इस क्यू चार्ज का पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है। तो याद है बच्चों हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होती है बच्चों, ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब हम एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं तो ये मान के चल रहे हैं चार्ज और पॉइंट के बीच में फ्री स्पेस है बच्चा, ठीक है, जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स में हमने पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ओवर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द चार्ज। इन सिंपल में ऐसे बोल लीजिए, तो किसी भी चार्ज का किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आपको बच्चों दो फैक्टर पता होने चाहिए कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है और उस चार्ज की उस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है। तो फॉर्मूला ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को बच्चों में इसको अभी राउंड ऑफ कर दे रहा हूँ, इसको बाद में हटा दूंगा। इसी फॉर्मूले को मैं यहां अप्लाई करने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, पहले नेगेटिव चार्ज का फील्ड कैलकुलेट करेंगे। फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बच्चों। तो इस नेगेटिव चार्ज का फील्ड कैलकुलेट करेंगे पी पॉइंट पर। तो जैसे मैंने कहा उसके लिए आपको क्या बताना चाहिए, चार्ज का मैग्नीट्यूड। ध्यान करना बच्चों, चार्ज का साइन नहीं लेंगे, मैं चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू, है ना। और इस चार्ज की पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है बच्चों, तो यहां से मेरी दो फिंगर टिप के बीच के डिस्टेंस ना, समझ रहे हो, कहां से कहां तक डिस्टेंस, यहां से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस चाहिए। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो देखो बच्चों यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आर है, और रिमेनिंग डिस्टेंस यहां से यहां तक की। देखो ना, इस डिस्टेंस को हम दो पार्ट में कर रहे हैं, कैसे, इतनी डिस्टेंस फिर इतनी डिस्टेंस, मतलब मुझे डिस्टेंस चाहिए यहां से यहां तक की। तो इतनी डिस्टेंस कैसे आएगी, पहले इतनी डिस्टेंस हो जाएगी फिर इतनी डिस्टेंस हो जाएगी। तो माइनस क्यू चार से पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, आर प्लस एल, ठीक है, और फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए, तो मैं लिख देता हूं क्या, मैं पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं किसका, माइनस क्यू चार्ज का। एक बात ध्यान देना बच्चों, जब आप फील्ड को स्केलर फॉर्म में लिखते हो तो चार्ज का साइन नहीं लिखते हैं। चार्ज का साइन कब लिखते हैं, अगर आप फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो हम स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्जेस, ठीक है। इस फील्ड को बच्चों हम लोग इवन मान लेते हैं, ठीक है, और वैल्यू कितनी जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू। चार्ज का साइन मत लिखना बच्चों, मैग्नीट्यूड में चार्ज का साइन ही लेते हैं। और चार्ज और पॉइंट के बीच के डिस्टेंस जो है आर प्लस एल, और नीचे हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस का स्क्वायर। और हमारी चार्ज और पॉइंट के बीच के डिस्टेंस है आर प्लस एल, तो हमने लिख दिया आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक बच्चों। चलिए, तो हमने पहले नेगेटिव चार्ज का फील्ड कैलकुलेट कर दिया पी पॉइंट पे। अब एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान देना। फिर हमने कहा कि देखो हम लोग प्लस चार्ज का फील्ड निकालेंगे, और उन फील्ड का लास्ट में क्या निकालेंगे, नेट निकालेंगे। दो फील्ड का नेट निकालेंगे। लेकिन आप दो फील्ड का नेट तभी निकाल पाओगे बच्चों जब उन दो फील्ड की डायरेक्शन जानते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर आप दो वेक्टर का नेट निकाल रहे हो तो दो वेक्टर का नेट तभी निकाल पाओगे जब उनकी डायरेक्शन जानते होगे। तो अब हम बात करते हैं, ठीक है। तो बिना डायरेक्शन के लास्ट में नेट नहीं आ पाएगा बच्चों, तो हम इवन की डायरेक्शन की बात करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये इवन आपने कहां कैलकुलेट किया बच्चों, ये इवन हमने कहां कैलकुलेट किया, पी पॉइंट पर। तो हमने इवन कैलकुलेट किस पॉइंट पे किया है, पी पॉइंट पे कैलकुलेट किया है। तो इवन कहां लाई कर रहे हैं, पी पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। अच्छे फील्ड किसका है बच्चों, नेगेटिव चार्ज का। तो याद हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज का फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज और नेगेटिव चार्ज का फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज। तो E1 किसका फील्ड है, नेगेटिव चार्ज का है। तो इट इज एक्टिंग एट पॉइंट P, ये E1 P पॉइंट पे एक्ट करेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन किसकी तरफ होगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। तो मैं E1 की डायरेक्शन इस पॉइंट पे शो कर दे रहा हूं बच्चों, ठीक है। देखो हमने एक एरो बनाया, इस एरो का टेल किस पॉइंट पर है, P पॉइंट पर है। तो ये P पॉइंट पे टेल का क्या मतलब है कि E1 इज एक्टिंग एट पॉइंट P, और इस एरो का हेड किसकी तरफ है, देखो नेगेटिव चार्ज की तरफ है। तो इसको आप बोल सकते हो कि E1 इज एक्टिंग एट पॉइंट P एंड इट इज टुवर्ड्स द क्या, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव का फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होता है, ठीक बच्चों। चलिए, ये बात आ गई कि E1 का हमने यहां मैग्नीट्यूड लिख दिया और डायरेक्शन डायग्राम में क्या दिखा दी बच्चों, उसकी डायरेक्शन। चलिए अब चलते हैं इसकी तरफ। अब हम प्लस क्यू चार्ज का फील्ड लिखते हैं P पॉइंट पर, फिर लास्ट में इनका नेट निकालेंगे। चलिए अब मैं क्या करता हूं, अब नेगेटिव इसका स्केलेटिव फील्ड लिख रहा हूं बच्चों, बाकी फॉर्मूला मैं हटा देता हूं, ये फॉर्मूला तो आप समझ गए हो।
ये तो हमने पीछे के लेक्चर्स में पढ़ा था बच्चों। चलिए अब लिख रहे हैं किसका फील्ड बच्चों, प्लस क्यू चार्ज का पी पॉइंट पे लिखेंगे नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम किसका फील्ड निकाल रहे हैं, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्जेस, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज। ठीक बच्चों, अब हम प्लस क्यू चार्ज का फील्ड लिख रहे हैं, यही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, देखो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कितना है, क्यू है, और फिर आपने देखना है, ठीक है, जैसे हम क्यू प्लस क्यू चार्ज का पी पॉइंट पे फील्ड निकाल रहे हैं, तो उस फील्ड निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए, चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए क्यू है, और इस चार्ज और पॉइंट के बीच की क्या चाहिए बच्चों, डिस्टेंस, मतलब प्लस क्यू चार्ज से पी के डिस्टेंस, मतलब मुझे इतनी डिस्टेंस चाहिए यहां से लेकर यहां तक की। अब इतनी डिस्टेंस कैसे आएगी बच्चों, तो सिंपल सी बात है, देखो समझना, देखना डायग्राम में देखना बच्चों ध्यान से। देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस आर है, और इस आर में से मैं ये एल माइनस कर दूं इतने डिस्टेंस, तो मुझे इतनी डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो प्लस क्यू और पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी जाएगी बच्चों, आर। फिर समझो क्या बोला मैंने, इतनी डिस्टेंस यहां से यहां तक, जहां मैं फिंगर मार्क कर रहा हूं, इतनी डिस्टेंस में से अगर आप इतनी डिस्टेंस हटा दोगे, ठीक है, तो आपको इतनी डिस्टेंस मिल जाएगी। तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, आर माइनस एल। ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज के फील्ड को पी पॉइंट पे E2 मान लेते हैं, तो E2 का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना रहेगा Q, इसका मैग्नीट्यूड भी Q है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, चार्ज और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R माइनस एल। ठीक है ना, इतनी डिस्टेंस, तो अपॉन आता है डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने प्लस क्यू चार्ज के फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल दिया पी पॉइंट पर। अगेन वही बात है, अब मुझे क्या शो करनी है, इसकी डायरेक्शन, क्योंकि बिना डायरेक्शन के आप लास्ट में नेट नहीं निकाल पाओगे बच्चों। तो ठीक है, अब E2 की डायरेक्शन पी पॉइंट पे दिखानी, देखो ये E2 भी कहां एक्ट कर रहा है, पी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, लेकिन ये फील्ड किसका है बच्चों, प्लस क्यू चार्ज का फील्ड है, और प्लस क्यू चार्ज का फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज। और किसी बच्चे ने लेक्चर 4 नहीं देखा तो लेक्चर 4 देखो बच्चों, उसमें आपको डायरेक्शन वगैरह के बारे में डिस्कस किया, वहां पे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो सुनो बच्चों, तो अब मैं इस प्लस क्यू चार्ज का, देखो ये E2 भी कहां लाई कर रहा है, पी पॉइंट पर। चलो मैं एरो लगा देता हूं, फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक बच्चों, देखो अब आप देख रहे हो मैंने क्या किया बच्चों, देखो E2 के मैंने इस वेक्टर को मैं E2 बोल रहा हूं, देखो E2 का टेल भी कहां पर है, पी पॉइंट पर है, इसका मतलब E2 कहां एक्ट कर रहा है, पी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है ना। और क्योंकि E2 आपने पी पॉइंट पे निकाला है, तो हम E2 को भी पी पॉइंट पे दिखा रहे हैं, लेकिन हमने ये एरो अवे क्यों दिखाया बच्चों, क्योंकि किसका फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड है, और पॉजिटिव चार्ज का फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव का टुवर्ड्स, पॉजिटिव का फील्ड अवे। ठीक है, तो इसका मतलब E1 E2 एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है बच्चों। ठीक है, तो पहले आपने ये करना है बच्चों, पहले E1 है ना, माइनस क्यू चार्ज का फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे, उसकी डायरेक्शन शो करनी है पी पॉइंट पे, फिर आपने पॉजिटिव चार्ज का फील्ड निकालना है, फिर उसकी डायरेक्शन शो कर देनी है, जिसे हम E2 बोल रहे हैं। ठीक बच्चों, अब लेकिन हमें तो क्या करना है, हमें तो नेट फील्ड निकालना है पी पॉइंट पर, वो नेट किसका होगा बच्चों, E1 एंड E2 का। तो मैं इस E1 E2 का नेट निकाल लूंगा, उससे मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P मिल जाएगा। अच्छा, अब बात है कि इनका नेट कैसे निकाले बच्चों, तो आप जैसे देख रहे हो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तभी तो एरो लगा रहे हैं, और ये दोनों एरो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो कहते हैं अगर दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो ऐसे केस में नेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उनको बच्चों सेपरेट करते हैं। जैसे आपने क्लास 11 में पढ़ा, मैं एक बार आपको याद दिला दे रहा हूं कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, जैसे अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो उनका नेट निकालने के लिए उनको क्या करते हैं बच्चों, हम लोग ऐड कर देते हैं। अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट मतलब जब उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होता है बच्चों, अपोजिट का मतलब एंगल 180 डिग्री को अपोजिट कहते हैं, किसी भी एंगल को अपोजिट नहीं कहते हैं। अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका नेट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को सेपरेट करते हैं। और अगर दो वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में, इसे बोलते हैं बच्चों डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब अगर दो वेक्टर के बीच में देखो 0 डिग्री एंगल है तो सेम डायरेक्शन, 180 डिग्री एंगल है तो उनको अपोजिट डायरेक्शन बोलते हैं, और अदर देन 0 180 कोई एंगल है तो दे आर सेड टू बी इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है ना, इसके लिए हम ट्रायंगल या पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन लगाते हैं, आगे के टॉपिक में इस बात को डिस्कस भी करेंगे बच्चों। तो देखो हमारे केस में कौन सा केस है बच्चों, सेकंड केस है, तो ये दो वेक्टर किस में अपोजिट डायरेक्शन, देखो 180 डिग्री अपोजिट है, तो दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, और अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में तो उनका नेट कैसे निकालते हैं, उन दोनों को सेपरेट करते हैं।
अब सब्ट्रैक्ट किसमें किसको करोगे तो हमेशा बड़े जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को क्या करेंगे, बड़े छोटे मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। तो मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है जो चार्ज पॉइंट के नियर है, क्योंकि देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो डिस्टेंस कम तो फील्ड मोर। ठीक है बच्चों, तो किसका फील्ड मोर होगा, प्लस क्यू चार्ज, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज पॉइंट के नियर है और प्लस क्यू चार्ज का फील्ड कौन है, E2 है, तो नेट फील्ड कितना रहेगा, E2 माइनस क्या, E1। ठीक है, तो हम नेट फील्ड लिखने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, नेट फील्ड लिख देते हैं ना, मैं इसमें वापस आ जाऊंगा फिर एक बार। तो बोलते हैं देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं एक बार दोबारा पीछे वाली स्लाइड में आ जाऊंगा बच्चों, पहले कंप्लीट कर लेते हैं। लिखते हैं देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज, इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E बोल लेते हैं। और जैसे मैंने कहा कि मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा था बच्चों, E2 का, तो आपने बड़े वाले मैग्नीट्यूड में से छोटे वाले मैग्नीट्यूड क्या करना है, माइनस कर देना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E2 माइनस E1, और माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि E1 E2 एक दूसरे के डायरेक्शन में अपोजिट है। अगर सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाते हैं बच्चों, और अपोजिट में है तो इसलिए माइनस कर रहे हैं। बस E1 E2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब इसके बाद देखो प्योर कैलकुलेशन है बच्चों, अब ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, तो ठीक है E2 की वैल्यू आप चेक कर लेना, पीछे कितने आई थी बच्चों, 1/4πε0 कितना आया था, Q/r माइनस एल का होल स्क्वायर, और E1 हमारा आया था 1/4πε0, यह आया था हमारा Q/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, बस अब प्योर कैलकुलेशन है। ठीक है, कॉमन वॉमन करके इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो बच्चों दो फैक्टर कॉमन है दोनों में, एक तो Q कॉमन है और एक 1/4πε0। इतने फैक्टर को मैं कॉमन कर लेता हूं, तो क्या कॉमन आ जाएगा इसमें, Q/4πε0। ठीक है, और कॉमन करने के बाद क्या बचेगा बच्चों, एक बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, बस अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है बच्चों, आपको कंसेप्ट नहीं है, कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन को केयरफुली करिएगा, कभी कभी जल्दी जल्दी करने में गलतियां होती तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा Q/4πε0। ठीक है, इसको कॉमन को ऐसी कॉपी कर दीजिएगा। यहां बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम, तो इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, एलसीएम बन जाएगा। तो ये आ जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। और समझते बच्चों, अगर आपने पूरे को एलसीएम किया है तो ये क्रॉस हो जाएंगे, ये टर्म इधर आ जाएगी, ये टर्म इधर चली जाएगी, तो ये आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब ठीक है क्या करोगे, देखो नीचे तो एक आइडेंटिटी बन गई बच्चों ना, होता है ना a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन गई, तो नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और दोनों ब्रैकेट के ऊपर से स्क्वायर भी है, तो उस है ना टर्म पे भी स्क्वायर आएगा। ऊपर आप स्क्वायर ब्रेक कर लोगे, सिंपल स्क्वायर ब्रेक कर लेना। ध्यान करना कि देखो इसमें बच्चों माइनस साइन है, तो माइनस साइन जब इसका स्क्वायर ब्रेक करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे कि आगे से माइनस साइन है। ठीक है, तो चलो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हाँ समझ ना बच्चों, चलो एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ, नीचे ये आ जाएगा Q/4πε0। पहले मैं डिनोमिनेटर की टर्म लिख दे रहा हूँ, डिनोमिनेटर में आप समझ रहे हो बच्चों कितना रहेगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर में स्क्वायर ब्रेक कर रहा हूँ, पहले प्लस वाले का स्क्वायर ब्रेक कर रहा हूँ, तो कितना आएगा बच्चों, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस ट्वाइस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ऐसे स्क्वायर इधर भी ब्रेक करोगे, लेकिन आगे से देखो माइनस साइन है बच्चों, जो टर्म प्लस के आएंगे वो माइनस हो जाएंगे और माइनस की टर्म प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो उस बेस पर मैं ब्रेक कर रहा हूं, फिर आर स्क्वायर माइनस कितना आएगा एल स्क्वायर, और ट्वाइस की टर्म बच्चों क्या हो जाएगी, प्लस आ जाएगी, आ जाएगा +2LR। ठीक है, समझ रहे हैं, तो आप इसमें देख रहे हो बच्चों क्लियर है कि स्क्वायर की टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, और 2LR कितना हो गया, 4LR हो गया। ठीक बच्चों, तो अब इसको इस साइड लिख देते हैं थोड़ा सा। ठीक है,
तो रिमेनिंग स्टेप में इधर लिख दे रहा हूँ बच्चों, तो आ जाएगा E इज इक्व टू, बस अब ज्यादा स्टेप नहीं बचे, एंडिंग में आ गए हम लोग, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो देखो ना, ठीक है बच्चों। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 4LR, कितना रहेगा 4LR, और डिनोमिनेटर में तो वही रहेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो ये आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4LR, और थोड़ा सा मैं क्लियर करके लिख देता हूं, नीचे आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। पास मेरे, ठीक है। अब आएगा भाई फाइनली इसको कहां तक, ऐसे एक्सप्रेशन कहां तक लिखते रहे, कहां आपने एंड करना है। तो जैसे मैंने पीछे ही बोला था बच्चों कि डाइपोल के जितने भी एक्सप्रेशन आप बुक्स में देखोगे, है ना, वो इन जनरल किसके टर्म में लिखे होंगे, डाइपोल मोमेंट के टर्म में लिखे होंगे। और आपने अभी ध्यान है पीछे आपने पढ़ा कि डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू 12। तो अगर मुझे Q इंटू 12 का फैक्टर मिल जाए तो मैं इसे P ले सकता हूं। ठीक है, तो Q इंटू 12 का फैक्टर मैं बना सकता हूं बच्चों। देखो Q मेरे पास है, इस 4 को ब्रेक कर लीजिए 2 और 2 में, तो आपको 2 और L मिल जाएगा, और एक 2 और R को अलग कर देंगे। ठीक है, तो हम डाइपोल मोमेंट लाने के लिए Q इंटू 12 का फैक्टर ला रहे हैं। तो मैं कैसे ब्रेक कर रहा हूं, ध्यान देना बच्चों, बस एक दो स्टेप बचे हैं, एंडिंग में आगे हम लोग 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। देखो अब मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, Q इंटू 2L इंटू 2R। ठीक है, मैंने कैसे लिखा मैं एक बार फिर बता देता हूं बच्चों। वैसे तो कैलकुलेशन है सिंपल सी। देखो हमने क्या किया, सिंपल किया बच्चों, इस 4 को ब्रेक कर दिया 2 और 2 में, एक 2 को मैंने L के साथ ले लिया तो 2L बन गया, और उस 2L के फैक्टर को Q के साथ पेयर कर लिया, और बाकी देखो 2 बचा R बचा, उसको किनारे लिख दिया। अगर आपको डाउट है तो इस पूरे को दोबारा से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए, जानते हो हमने पीछे पढ़ा इससे जस्ट पिछले टॉपिक में, तो Q इंटू 12 कितना होता है, P, जिसे क्या बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो फाइनली आप इसको ऐसे ले सकते हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कितना रहेगा बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सॉरी ये आ जाएगा आपका 2PR। ठीक बच्चों, कितना रहेगा 2PR। देखो ये P हो गया, मैंने 2 को आगे और P को बीच में लिख दिया और R किनारे लिख दिया, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या रहेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो ये हमारा फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया किस पे, एक डाइपोल की एक्सियल लाइन पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है बच्चों। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा केस है। ठीक है, चलो मैं पीछे वाली स्लाइड में वापस आ जाता हूं। ठीक है, तो जैसे कहते हैं अगर ये पी पॉइंट, जैसे हमने कितने डिस्टेंस माना बच्चों, आर डिस्टेंस पे माना है, एक्सियल लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब एक केस होता है कि अगर ये पॉइंट इज फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, अगर ये पॉइंट बहुत दूर हो जाए, है ना, इसके सेंटर से बहुत दूर लाई करे, तो उस केस में बच्चों क्या हो जाएगा, आर बहुत बड़ा हो जाएगा, और आर के कंपेरेटिवली एल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो मींस आर के रेस्पेक्ट में एल क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो एक केस हम बना रहे हैं, वापस चलते हैं उसी में। तो कहते हैं इफ, एक छोटा सा केस है बच्चों, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, देन, या इसको एक तरीके से और भी ऐसे किसी न्यूमेरिकल में बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल। और किसी न्यूमेरिकल में बोले शॉर्ट डाइपोल, तो डाइपोल में शॉर्ट क्या होगा बच्चों, तो मानते हैं कि डाइपोल अगर शॉर्ट डाइपोल है तो चार्ज बहुत पास होंगे, और अगर चार्ज बहुत पास होंगे तो एल की वैल्यू बहुत लेस हो जाएगी, तो उस केस में भी एल को आप क्या कर दोगे, नेग्लिजिबल। तो दो केस में, किस केस में, या तो बोले कि पॉइंट इज फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, ये बोले, इस केस में एल नेग्लिजिबल हो जाएगा। या दूसरा केस अगर बोले शॉर्ट डाइपोल, तो चार्ज बहुत पास हो जाएंगे, और चार्ज के पास हो जाने से बहुत एल क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इन दो केस में आपने एल को क्या कर देना है, नेग्लेक्ट। ठीक है, तो कहते हैं आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, देन, तो आप एल को क्या कर दोगे बच्चों, डिनोमिनेटर में नेग्लेक्ट कर दोगे। तो मैं एल को 0 पुट कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा बच्चों, देन ई कितना आ जाएगा हमारा, तो ई आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा 2PR, और नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ रहे बच्चों, मैंने क्या किया, इस एल को नेग्लिजिबल मान लिया,
ठीक है। और देखो स्मॉल का स्क्वायर करोगे और स्मॉल हो जाएगा। जैसे मान लो हम बोले कि डाइपोल की लेंथ 1 मिलीमीटर है, तो 10 की पावर -3, अगर 10 की पावर -3 का स्क्वायर करोगे 10 की पावर -6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो हम उसे नियरली क्या मान लेते हैं 0। तो मैंने एल को हटा दिया। तो अब देखो बच्चों क्या आ गया नीचे, देखो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आर की पावर 4 आ गई, और एक आर ऊपर भी है, तो एक आर से पावर 4 कट के 3 हो जाएंगी। तो फाइनली आपका ये आ जाएगा E इज इक्व टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p। ठीक है, ऊपर वाले आर से नीचे वाले आर की पावर काट देंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में बच्चों ये फॉर्मूला भी यूज होगा और ये फॉर्मूला भी यूज होगा, तो आपने ये केस भी याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक डाइपोल की एक्सियल लाइन पे क्या कैलकुलेट कर दिया बच्चों, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर दिया। तो मैं इन स्लाइड को बैक वाली स्लाइड में आ जा रहा हूँ, आप अगर नोट करना चाह रहे हो। ठीक है बच्चों, यहाँ से एक्सप्रेशन स्टार्ट है, जल्दी से इसको है ना स्क्रीन पॉज करके या होल्ड करके जैसे भी, या स्क्रीनशॉट लेके आप इसको जल्दी से है ना कुछ सेकंड में नोट कर सकते हो। ठीक बच्चों, तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अब चलो मैं इसके सेकंड नेक्स्ट स्लाइड में आ जाता हूँ, जहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन एंड हुआ। तो इसको भी आप ठीक है नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट या पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक बच्चों, तो ठीक, तो आज हमने 3 टॉपिक पढ़े। क्या क्या टॉपिक पढ़े, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। ठीक बच्चों, तो आज हम लेक्चर 5 को यहीं खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो बच्चे वे अभी 3 टॉपिक हैं डाइपोल बेस। ठीक है, एक डाइपोल की आज हमने जैसे एक्सियल लाइन पे निकाला, अगले टॉपिक में हम डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर क्या निकालेंगे, फील्ड निकालेंगे। फिर टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी बेस्ड टॉपिक है। ठीक है ना, तो ठीक है बच्चों, तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक बच्चों, और बच्चों जैसे मैंने कहा कि आप पीछे के लेक्चर्स भी बच्चों देखिए, है ना, क्योंकि लेक्चर 1 से देखोगे तो आपको ज़्यादा फ्रूटफुल होगा कि हर चीज़ है ना आपस में लिंक करती है। ठीक है, तो डाइपोल से पहले फील्ड और फील्ड से पहले चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं बच्चों, तो आप इन वीडियो को शेयर करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। ठीक है, और जैसे मैंने कहा था कि कुछ बच्चे हो सकता है कि आपके बाहर रहते हो, है ना, जिनको आप जानते हो मतलब हल्द्वानी से बाहर कहीं रहते हो, तो उन तक वीडियो पे पहुंचाइए बच्चों। और जैसे मैंने कहा था कि बहुत से बच्चे ऐसे पहाड़ में रहते हैं, रिमोट एरियाज में रहते हैं, है ना, जो क्या नाम कहते हैं, जैसे ट्यूशन वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिकली है ना मतलब वीक स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो उन तक बच्चों ये वीडियो पे चाहिए, उनको हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए तो बच्चों ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, उससे क्या होगा कि आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, नहीं तो आपको वैसे सर्च करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो सर्च से चाहे आप क्या करिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको जब भी नया वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट आप से देख पाओगे। ठीक बच्चों, और वैसे अगर आप सर्च कर रहे हो, है ना, फर्स्ट टाइम आप अगर सर्च कर रहे हो, तो रिजवान खान फिजिक्स लेक्चर्स में जाओगे तो आपको ठीक है लेक्चर आपको दिख जाएंगे, और एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, उससे आपको ठीक है हर लेक्चर की मतलब प्लेलिस्ट मिल जाएगी 11th 12th। और आगे हम लोग मैंने जैसे कहा था कि जेई और नीट के भी हम लोग बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करेंगे, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे। ठीक बच्चों, तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ठीक बच्चों, चलो आज के लिए इतना करते हैं बच्चों। ठीक है, थैंक यू।